जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 67। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 को कंक्लूड कर रहे हैं। चैप्टर 6 के दो कंसेप्ट्स हैं हमारे, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स और पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ये कवर करेंगे और फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे टेस्ट 8 की। हमारे पीछे काफी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी डिस्कशन नहीं हुई, ऐसे ही है, लेकिन उन टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कई क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के होते हैं। तो अगर वॉल्यूम 2 की डिस्कशन आपके साथ शेयर कर दी गई है तो आपने अज्यूम कर लेना है कि टेस्ट में वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया। यानी जैसे फर्ज कीजिए हमारा चैप्टर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टेस्ट हुआ, उसमें वॉल्यूम 2 में से भी ये क्वेश्चन आगे दो। अब जब वॉल्यूम 2 के उन क्वेश्चन की डिस्कशन आप तक पहुंच जाएगी ना, तो आपने समझ लेना है कि टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। फिर जो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है बात की? तो इसी तरह हमारा टेस्ट 8 है ना, जो इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो वॉल्यूम 2 में था, ये ऑडिट रिपोर्ट से रिलेट कर रहा है। टेस्ट 8 किससे रिलेट कर रहा है? ऑडिट रिपोर्ट से। इसमें से एक क्वेश्चन था जो कि वॉल्यूम 2 में मौजूद था, उसकी डिस्कशन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आज के लेक्चर में मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन होगी। इसी तरह बाकी के टेस्ट में भी होगा। मे भी कोई टेस्ट ऐसा भी हो जिसमें मे भी सारे क्वेश्चन ही वॉल्यूम 2 के हो और उनकी डिस्कशन अगर आप तक पहुंच गई है तो फिर उसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट 8 की डिस्कशन आज हमने करनी है। पहले ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स से क्या है? अगर आपने से पहले कैफ 7 का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें एक टॉपिक होता था कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो कि हर कंपनी ने मेंटेन करने हैं। यहाँ पे कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद वही है कि वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हर कंपनी ने मेंटेन करने। अब वो कहता है अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग वगैरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसने अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिहाज से जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन करने हैं, जिनमें होगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वगैरह अदर आइटम्स। तो हर वो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड याद रखिएगा, हर कंपनी ने मेंटेन नहीं करने हैं। किस कंपनी ने मेंटेन करने हैं? जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितना यूटिलाइज किया, लेबर कितनी यूटिलाइज की और ओवरहेड्स कितने यूटिलाइज किए, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में गाइड करने के बाद हमें बताया क्या जा रहा है कि इनका भी, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स का भी कमीशन ऑडिट करवा सकता है। कमीशन ऑडिट कर। अच्छा, ये जब पहली दफा पढ़े ना तो इससे लगता है बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए कि अलहदा से इसका ऑडिट करवाने की कोई जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि जब स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा होता है, खुद सोचिए, क्या उसमें सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं होगा? तो उसमें ये जो कॉस्ट आइटम्स हैं इनका भी ऑडिट नहीं हो रहा होगा? इनका भी ऑडिट हो रहा होगा। तो फिर अलहदा से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट से क्या मुराद है? याद रखिए, इससे मुराद इसका फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है। कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट करवाने से या कॉस्ट ऑडिट करवाने से मुराद फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है। कमीशन को हो सकता है कि कोई शिकायत पहुंचे, क्या कि सर जी इस कंपनी में ना चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, बच्चों से जो है वो मुशक्कत करवाई जा रही है और 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं। या हो सकता है कमीशन से कोई ये शिकायत पहुंचे कि सर ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं जो एक्सपायर्ड है या जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह की कंप्लेंट जब कमीशन के पास पहुंचे तो कमीशन ये कह सकता है कि इनको प्रूव करने के लिए, इन क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस कंपनी के कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट करवाया जाए। क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड सामने आएंगे तो पता चल जाएगा, लेबर का रिकॉर्ड आएगा तो पता चल जाएगा कि लेबर में कौन कौन से वर्कर से लेबर करवाई जा रही है और उनकी एज क्या है। फिर इसमें कमीशन का फोकस ये नहीं होगा कि वेजेस पे कितनी की गई है, कमीशन का फोकस होता है किसी ना किसी लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस। ये फाइनेंशियल ऑडिट की बजाय कंप्लायंस ऑडिट ज्यादा होते हैं, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस को चेक किया जाता है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो कॉस्ट के जितनी भी आइटम्स हैं उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है, चेकिंग हो रही है कि कॉस्ट ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि चेक करना है रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर कोई कंप्लेन वगैरह आती है तो उसकी वेरिफिकेशन हो सके। और ये याद रखें, हर साल नहीं होता, फाइनेंशियल ऑडिट तो हर साल होता है ना। कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड उसी वक्त होगा जब कमीशन ऑर्डर इशू करेगा। और कैसे होगा? इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन इन द ऑर्डर। यानी कमीशन बताएगा कि आपने कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड में सबको चेक करना है या सिर्फ मटेरियल को चेक करना है, और मटेरियल में क्या चीज चेक करनी है कि ये हमारे जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे मैच करता है कि नहीं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मटेरियल यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इन शॉर्ट ये जो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड है ये हर कंपनी का नहीं होगा, हर साल नहीं होगा, और इसमें फोकस अमाउंट्स के ऊपर नहीं होता।
किन कंपनीज का होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होगी। कब होगा? जब कमीशन ऑडिट करें। इसमें क्या चीजें, कॉस्ट काउंटिंग ऑडिट में क्या चीजें चेक की जाएगी? जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा। इन द मैनर कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय कमीशन। और कमीशन तक जब कोई कंप्लेन पहुंचती है ना, नॉर्मली हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई उनकी अथॉरिटी होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैमरा। तो इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी की कंप्लेन के ऊपर फिर कमीशन ऑर्डर इशू करता है कि किसी स्पेसिफाइड कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करवाया जाए। ये कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतनी लिमिट तक का चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, बाकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट नहीं, बल्कि किसी भी कंपनी का जो कॉस्ट ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। क्लियर होगी ये चीजें? दिखा दे इसमें कुछ चीज हो रहा है तुम्हें। हाँ, जो ये ऑडिटर पॉइंट होगा, इसके राइट्स, ड्यूटीज, पावर, लाइबिलिटीज वगैरह वो सेम होंगी जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती हैं। प्लस चूंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टाइल होता है तो कमीशन अगर चाहे तो मजीद पावर्स भी दे सकता है कॉस्ट ऑडिटर को। यानी कॉस्ट ऑडिटर के पास जो पावर्स होंगी, जो ड्यूटीज होंगी, वो वही पावर्स होंगी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास है, प्लस उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। कमीशन अगर चाहे तो उससे ज्यादा पावर्स भी दे सकता है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑडिटर ज्यादा पावरफुल होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के निस्बत। क्यों भला? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन स्टाइल है, इसमें हो सकता है पावर टू सर्च, जो कि नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास नहीं होती। हो सकता है कमीशन कहे भाई तुम्हारे पास पावर टू सर्च भी है, अगर तुम्हें लगे कहीं पे इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, छापा भी मार सकते हो, तलाशी भी ले सकते हो। तो ये कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड और ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का कंसेप्ट था। क्लियर? कोई चीज मुश्किल तो नहीं थी? एक दफा जल्दी से रीड कर ले, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा किस पे बेस कर रहा है? पेनल्टीज के ऊपर। जी हो गई रीडिंग? यही चीजें लिखी हुई हैं जो डिस्कस की हमने। अदर इनपुट से मुराद ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स में जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, आपने कास्ट काउंट में पढ़ा होगा, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अदर इनपुट से मुराद इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद कंपनीज 2017। यानी हमने लीगल रिक्वायरमेंट स्टडी की, क्या ऑडिटर के ऊपर, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे ऊपर, जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे, फर्म में जाएंगे, ऑडिट करेंगे कंपनीज का, क्या हमारे ऊपर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं? बिल्कुल होती हैं। हमारे ऑडिट प्रोफेशन के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं। अच्छा, जब तक किसी रिक्वायरमेंट की, लीगल रिक्वायरमेंट्स की पेनल्टी ना बताई जाए तो उसके ऊपर अमल करने का दिल नहीं करता। यहां पे यही बता रहा है कि वो कौन कौन सी पेनल्टीज हैं कि अगर आपने अमल नहीं किया, ऑडिटर ने इन जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं इनके ऊपर अमल नहीं किया, तो क्या क्या पेनल्टीज उसके ऊपर इंपोज हो सकती हैं। अब लॉ ने पेनल्टीज को, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। एक लेवल 1 स्टैंडर्ड स्केल बना दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 की पेनल्टी होती है नॉर्मली छोटे मोटे वायोलेशंस के ऊपर, लेवल 2 की पेनल्टी उनसे बड़े वायोलेशंस के ऊपर, और लेवल 3 की पेनल्टी बहुत बड़ी वायोलेशंस के ऊपर, बहुत बड़ी बात। अच्छा, लेवल 1 जहन में रखिए, लेवल 1 तो हमारे लिए इमटेरियल है, तो जितनी भी पेनल्टीज हम पढ़ेंगे उसमें कहीं पे भी लेवल 1 की पेनल्टी नहीं आएगी। और लेवल 3 की पेनल्टी बहुत हैवी पेनल्टी उसने ऑडिटर के लिए नहीं रखी, मैनेजमेंट के लिए रखी है कि मैनेजमेंट अगर ऑडिटर को कोऑपरेट ना करे, प्रॉब्लम करे, उसे गलत इंफॉर्मेशन दे, टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, उसके ऑडिट में हर्डल्स क्रिएट करे, तो फिर ऐसी मैनेजमेंट के लिए पेनल्टी है लेवल 3 की।
ऑडिटर के लिए पेनल्टी दरमियानी है, ना बड़ी ना छोटी, लेवल 2 की पेनल्टी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ पेनल्टी इंपोज की जा सकती है ऑडिटर पे या मैनेजमेंट पे। ये सिचुएशन है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पेनल्टी। पहली सिचुएशन, ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड और इज सब्सिक्वेंटली डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एक्ट्स एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। अब देखिए हमारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना, और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी है, ठीक है। आप पेपर रिजल्ट आया, सीए फाइनल का रिजल्ट आया, पास नहीं हुए, घर वालों को कह दिया मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, मैं तो बाहर कर, कोई एविडेंस नहीं ना देखते हैं तो बाहर कर लेते हैं ना, इसकी कोई पेनल्टी नहीं है, बेफिक्र होके कहें, कोई पेनल्टी। लेकिन अगर किसी कंपनी में गए उनकी एजीएम में और ये कहा कि मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर लो, मैं क्वालिफाइड हूं, तो आपको अपॉइंट कर ले, या अपॉइंटमेंट के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। अपॉइंटमेंट के वक्त ये भाईजान क्वालिफाइड नहीं थे, अपॉइंटमेंट इनकी हो गई। पहले बताइए ये क्यों क्वालिफाइड नहीं थे, इनमें क्या प्रॉब्लम थी? सीए नहीं है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना चाहिए, पब्लिक कंपनी होगी और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, तो इन्होंने गलत काम किया, पेनल्टी होनी चाहिए। अच्छा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अपॉइंटमेंट हो गई, बाद में डिस्क्वालीफाइड हो गए, क्यों हुए होंगे? इन्होंने बाद में कंपनी के शेयर्स हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को नहीं बताया और कंटिन्यू किया इन्होंने ऑडिट करना। क्या इनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सजा। क्या सजा मिलेगी? पेनल्टी ऑफ लेवल। आगे एक्सप्लेन कर रहा है पेनल्टी ऑफ लेवल 2 का मतलब क्या है। 1000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, यानी इन्हें हर रोज जितने दिन एज ऑडिटर ये काम करते रहेंगे, हर रोज का 1000 अदा करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक। हाँ, जो पॉइंट कर रहा है वो भी देखेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात वो है कि ये इन्होंने झूठ बोल दिया ना। बात ऐसा होता है कि पॉइंट करने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकता है, आई कैप की लिस्ट में नाम शामिल है कि नहीं। बात ऐसा होता है कि लिस्ट में उस वक्त नाम शामिल होता है, बाद में नाम हो सकता है लिस्ट से खारिज हो गया। जैसे हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही एनुअल फीस देते हैं, हम भी एनुअल फीस देते हैं, और अगर एनुअल फीस 2 महीनों में जमा ना करवाएं, हमारा नाम लिस्ट ऑफ मेंबर से खारिज हो जाता है। अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रहते हैं, लेकिन किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि वो लिस्ट से खारिज हो गए ना। तो हो सकता है कि पहले वाली मैं पुरानी लिस्ट दिखा दूं उनको जाके, सर ये देखे मैं आई कैप की लिस्ट है, तो पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट क्लियर आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली पेनल्टीज आई कैप पूछता नहीं है, लेकिन एक तो चूंकि सिलेबस में है, कुछ पता नहीं है कब पलटी खा के पूछ ले, और दूसरा हम इसके बहाने से अपने कुछ दूसरे कंसेप्ट भी रिवाइज करते रहेंगे। जैसे अभी हमारा क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का कंसेप्ट रिवाइज हो गया। आगे, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट or any other document is signed or authenticated in contravention of the requirements of the act, अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन की जाए लॉ की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑडिट रिपोर्ट की? साइनिंग के हवाले से। कौन करेगा? एक मिनट से पूछो। पार्टनर कौन? एंगेजमेंट पार्टनर करेगा या कोई भी पार्टनर करेगा? बाय लॉ कोई भी पार्टनर कर सकता है, क्योंकि लीगली अपॉइंटमेंट किसी एंगेजमेंट बाय नेम पार्टनर नेम नहीं होती, अपॉइंटमेंट बाय फर्म नेम होती है। अगर आप कभी एंगेजमेंट लेटर पढ़े ना प्रैक्टिस में किसी का, तो उसमें जो नेम ऑफ ऑडिटर होगा ना, वो फर्म का होगा नाम, पार्टनर का। हाँ, स्पेसिफाई करने के लिए रिपोर्ट के अंदर ऑडिट किसने किया था, हम नीचे नेम इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो नेम होता है, साइन नहीं होते। साइन फर्म के नाम से ही होते हैं, ये पता ना आपको। अगर साइन फर्म के नाम से नहीं किए, पर्सनल नेम से कर दिए, हालांकि अच्छा मजे की बात सुनो, स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि साइन फर्म के नेम से भी हो सकता है, पर्सनल नेम से भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है? फर्म के नाम से हमको एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। फर्ज कीजिए हमने पर्सनल नेम से कर लिया, या फर्ज कीजिए एक केस स्टडी में जैसा था, क्या वो हीरा ने साइन कर दी। हीरा के जोहरा कौन थी? जोहरा थी मेरा ख्याल, हीरा कोई और थी। हीरा वो थी जो ड्यूरिंग ऑडिट जिसके डायरेक्टर से शादी हुई थी, हीरा वो थी। जोहरा वो थी मैनेजर जिसने साइन किए थे, और वो जो जिसने ऑडिटर की सिस्टर ने स्पाउस को शेयर ट्रांसफर किए थे, वो कौन थी? नीलम? रीटा हाँ, रीटा थी, हाँ, इसलिए याद करवा रहा हूं। तो अगर मैनेजर पार्टनर की जगह पे कोई मैनेजर साइन कर ले, रिक्वायरमेंट की वायलेशन होगी कि नहीं हो गई? तो बताइए पेनल्टी पड़नी चाहिए कि नहीं इनको? अच्छा चलिए, कौन सी पेनल्टी? लेवल 2 की पेनल्टी कौन सी होती है? आपको पता है ऑडिटर जितनी भी वायलेशन करता है ना, सब पे लेवल 2 की पेनल्टी जाती है। लेवल 1 है ही इमटेरियल, और लेवल 3 मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ उन्होंने। अच्छा, फिर इसके बाद और वायलेशन क्या?
If auditor's report or review report or any other document is untrue or fails to bring out material facts about the fairness, अगर ऑडिटर गलत रिपोर्ट दे दे, जाली बगैर वेरिफिकेशन दिए, जैसे बाजुकात घर बैठ के, आपको पता है घर बैठ के भी ऑडिट हो जाता है। कुछ जूनियर ऐसे होते हैं, फॉर्म उन्हें कहती है जाओ भाई सियालकोट में कंपनी का वेयर हाउस है, उसका स्टॉक काउंट करके आओ। वो कहते हैं अच्छा बजट ले लेते हैं सियालकोट का, उधर 2-3 दिन होटल में स्टे करने का बजट भी ले लेते हैं, इधर मनारी पाकिस्तान घूम के आ जाते हैं और फिर बाकी पे टिक लगा के ना सर ये देखे चेक कर लिया सारा, बाजुकात ऐसा। लेकिन वो फिर मैनेजर उनको पकड़ देते हैं। अच्छा, और मैनेजर पता है क्या करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? वो जिस दिन स्टॉक नहीं, एविडेंस नहीं, वो इतने लंबे चौड़े में चक्कर में नहीं पड़ते। जिस दिन स्टॉक काउंट होगा ना उस दिन रात को 12:30 बजे क्लाइंट के ऑफिस में कॉल कर देंगे, जरा उस ऑडिटर से तो बात करवाओ। उधर कौन सा ऑडिटर होना है? और अगर कोई फोन ना भी उठाए ना, इससे भी उनका रिस्क बढ़ जाता है। बाजुकात एविडेंस ना होना भी, जो एविडेंस एग्जिस्ट होना चाहिए वो नहीं भी है ना, वो भी एविडेंस हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो बहरहाल अगर गलत कोई इसी तरह अगर ऑडिट, नॉर्मली ये जूनियर लेवल के लोग इस तरह के काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह के काम। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्लाइंट से पैसे ले ले और कहें भाई 5,000 रुपया दे दो, रिपोर्ट साइन करके दे देता हूँ, 10,000 दे दो, रिपोर्ट साइन करके दे देता हूँ, तो ये रिपोर्ट साइन कर, जो कि गलत हो, अनट्रू हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर ने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया और मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई, नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, तो इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट अनट्रू हो गई, गलत हो गई, पेनल्टी पड़नी चाहिए उसको, बिल्कुल पड़नी चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, अगर ऑडिटर की रिपोर्ट गलत हुई या कोई मटेरियल फैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, जैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, अगर तो ये नेग्लिजेंटली बिहेवियर से आइडेंटिफाई नहीं कर सका ना ऑडिटर, फिर पेनल्टी है। नीचे लिखा हुआ है अगर वो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से आइडेंटिफाई ना कर सका, फिर पेनल्टी नहीं है। इनहेरेंट लिमिटेशन तो सबको पता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी होती है। ये बात समझ आ गई आपको? तो दोनों केसेस में अगर साइन कोई और कर दे पार्टनर के अलावा, या रिपोर्ट सही ना बनाई गई हो, तो उसमें मटेरियल फैक्ट्स जो होने चाहिए थे नहीं बताएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, ओपिनियन क्वालिफाइड दिया, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में उस मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, तो क्या आप समझते हैं कि सारे फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया गया रिपोर्ट में? ऐसे ऑडिटर को पेनल्टी पड़नी चाहिए। कौन सी पेनल्टी पड़नी चाहिए? हाँ, क्योंकि हम कहेंगे दिस ऑडिट रिपोर्ट फेल्स टू ब्रिंग आउट मटेरियल फैक्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बताइए नहीं, इसका मतलब यह हुआ आइंदा अगर कभी आपने केस स्टडी में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हुए क्वालिफाइड ओपिनियन तो बता दिया, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं बताया, तो मैंने आपसे कितने पैसे लेने हैं? 1,000 रुपया तैयार रखिएगा फौरी तौर पे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा क्वालिफाइड ओपिनियन और आपने उसकी मुझे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बता तो दिया, अगर मैंने आपसे पूछा इसकी ड्राफ्टिंग भी बताओ और आपने ड्राफ्टिंग नहीं बताई, तो भी 1,000 रुपया। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने ड्राफ्टिंग आपको खुद भी नहीं सिखाई हुई। लेकिन जब ड्राफ्टिंग सिखा दूंगा ना बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की, तो उस वक्त आपको ड्राफ्टिंग, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया रिपोर्ट में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में मेंशन ही नहीं किया रीजन क्या थी, तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, वो सारे फैक्ट्स को नहीं यूजर को कम्युनिकेट कर रहे। क्लियर हो? चलिए आगे चलते हैं। If the auditor report is made with the intent to profit the auditor or any other person or to put another person to a disadvantage or loss of foreign material consideration, अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट दी किस नियत से? पैसा कमाने के लिए, द इंटेंट ऑफ प्रॉफिट, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। यहां पे इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना हो और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देने की बजाय बायस हो जाए और ज्यादातर क्लाइंट को फेवर दे रहा है, क्लाइंट के अगेंस्ट में, तो उसका फायदा नहीं है। क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने में उसका कोई फायदा नहीं है, क्लाइंट को फायदा पहुंचाने में, तो नॉर्मली प्रॉफिट के लिए। जैसे क्लाइंट ने कहा सर ये मिस स्टेटमेंट है, ये मिस स्टेटमेंट, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें और आपके अगले साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगी, हम आपकी बजाय किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जो हमारी बात मानता हो। और दूसरी ऑप्शन क्या है? मिस स्टेटमेंट है जरूर, हाँ, आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दें, हम ना सिर्फ ये कि आपको अगले साल की फीस भी एडवांस में दे देंगे, बल्कि हम टैक्स का जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे लोगों से करते हैं ना, वो भी आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। ऑडिटर ने ये सुन के अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अब बताइए, अच्छा ISAs जो सलूक करेंगे उसके साथ करेंगे,
आई कैप जो सलूक करेगा सो करेगा, एससीसी भी क्या करेगा, पेनल्टी। लेकिन यहां पे अच्छा पहले तो ये इन दोनों में फर्क रह है, बल्कि इन तीनों में फर्क ये है, ऑडिटर कोई मिस स्टेटमेंट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आइडेंटिफाई नहीं कर सका इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से, इसमें तो ऑडिटर का कोई कसूर है ही नहीं। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर सका नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से कि उसने कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए होंगे, इसमें ऑडिटर का कसूर है, लेकिन फ्रॉड नहीं है, इसमें नेग्लिजेंस है, फ्रॉड नहीं है। इसमें तो अगर ऑडिटर क्लाइंट के साथ मिलके जानबूझ के, पता भी है उसे गलत है लेकिन जानबूझ के अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे, ये फ्रॉडुलेंट एक्ट समझा जाता है। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है इन तीनों में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें ऑडिटर का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है लेकिन नेग्लिजेंस, फ्रॉड नहीं है, इसमें फ्रॉड है। इसलिए मुझे बताइए इन दो, इसमें सजा होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, दोनों में किस चाहिए, दूसरे वाले। इसलिए इसमें लेवल 2 की पेनल्टी तो है ही है, साथ क्या कह रहा है, कह रहा है भाईजान 2 साल तक की कैद भी होगी, 2 साल तक की, और फिर 1 मिलियन तक जुर्माना मजीद अदा करना पड़ेगा, 1 मिलियन तक जुर्माना। यानी समझ ले जो हमने अपनी तरफ से अगले साल का ऑडिट रिटेन करने के लिए फीस या टैक्स से जो पैसे कमाए होंगे पेनल्टी देनी पड़ेगी, और 2 साल जेल में लहदा, 2 साल जेल, और फिर उसके बाद 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा 10 साल के लिए, शाबाश, इम्प्रिजनमेंट के साथ। वो हमने पढ़ा था ना कि अगर ऑफेंस 10 साल था कि 5 साल था, 10 साल तक, शाबाश। वो भी डिस्क्वालिफिकेशन की पेनल्टी भी तो लग जाए क्योंकि फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं करना। भैया क्लियर हो गया? अब सुने, इफ कंपनी आर एन ऑफिसर ऑफ कंपनी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, इनमें से कोई भी काम करे, कौन करे, इसका मतलब है ये वाला सेक्शन अब किसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए। डज नॉट अलाउ ऑडिटर एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर इन हिज कस्टडी, ऑडिटर ने कहा कि बुक्स एंड पेपर्स दिखाइए, हालांकि उसके पास हैं, उसने कहा मैं नहीं दिखाता, क्या कर लोगे, तो क्या करेगा ऑडिटर, एससीसीबी को लेटर लिख देगा, सर इसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मेरी लीगल पावर है कि मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये मुझे इंस्पेक्ट नहीं करवा रहा। क्या होगा पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी, और जो होगी 5 लाख पर डे। यानी जहां पे लेवल 2 की पेनल्टी खत्म होती है वहां से लेवल 3 की शुरू होती है। हमारी तो 5,000 थी पर डे, 1,000 थी, 5 लाख तक गई, ये शुरू ही 5 लाख से हुई, और कहां तक जाती है, 100 मिलियन तक, 10 करोड़ तक। यानी अगर कोई भी मैनेजमेंट का बंदा, ऑडिटर उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगे, अकाउंट मांगे, और वो कहे मैंने नहीं देना, तो फिर उसे क्या देना पड़ेगा, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन ये ऑडिटर की जेब में नहीं जाएंगे, ये एससीसीबी की जेब में जाएंगे, ऑडिटर की जेब में। और क्या नेक्स्ट, डज नॉट प्रोवाइड ऑडिटर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम, यानी बुक्स, अब वो कहता है सर ये ले टी अकाउंट, ये बीआरएस, सारी डॉक्यूमेंट्स ये रही, मेरे से कुछ नहीं पूछना आपने। क्या ऑडिटर सिर्फ बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है कि इंफॉर्मेशन भी ले सकता है? अगर ऑडिटर शिकायत लगाएगा तो होगा, बिल्कुल, और साबित भी करना पड़ेगा ऑडिटर को। डज नॉट गिव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू वर्ड, हाँ ये पढ़ा था, ऑडिटर के राइट्स में होता है। अच्छा, ऑडिटर के राइट्स 2 तरह के थे, एक रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन था, रिलेटेड टू, ऊपर रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब अगर ऑडिटर का हक उसको ना दें तो लॉ बड़े स्वेयर कंसिक्वेंसेस रखे हुए हैं। अगर एजीएम ऑडिटर को नोटिस के बगैर ही करवा ली, नोटिस नहीं भेजा उसको, तो पेनल्टी, कौन सी पेनल्टी, फिर ऑब्स्ट्रक्ट्स आर डिलेज एंड ऑडिटर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अगर ऑडिटर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में उसके हर्डल्स क्रिएट करता है, फैसिलिटेट नहीं करता, प्रोवाइड फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या उसे गलत इंफॉर्मेशन देता है। ऑडिटर कहता है जाके कि सर हमने ऑडिट करना है आपकी प्रेमिसेस में, हमें एक रूम तो अलॉट कर दें, वो कहता है नहीं सी हमारे सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पे, कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है, खड़े होकर ऑडिट करें। पेनल्टी, फैसिलिटेट, हर्डल क्रिएट कर रहा है ना, हर्डल क्रिएट कर रहा है। और इसी तरह अगर ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन पूछी, इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, उसकी भी पेनल्टी है, और इंफॉर्मेशन दी लेकिन गलत, उसकी भी पेनल्टी है। ऑडिटर को खाली पेट काम करवाए, उसकी भी पेनल्टी। चाय तो देनी चाहिए ना उसको, चाय तो देनी चाहिए। अच्छा मजे की बात सुने, मजे की, अगर क्लाइंट ऑडिटर को खाना नहीं देता, इसके ये तो मैंने मजाक में कह दिया, चाय के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाय अगर नहीं ना देता क्लाइंट तो ऑडिटर से आप कोई एक्शन नहीं ले सकता,
बल्कि सुनिए, कोड ऑफ, अब आप ये ना समझे कि सारा उन्होंने मैनेजमेंट को ही झगड़ा हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है अगर क्लाइंट ऑडिटर को दोपहर का खाना या शाम का खाना लेट सीटिंग पे नहीं देता तो अच्छा करता है। कोड ऑफ एथिक्स ने क्या कहा, अगर दोपहर का खाना या शाम का खाना या ऑडिटर को अपने ऑडिटर लाहौर से गया दूर दराज शहर, उसके कसूर, पत्तों की, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, और वहां का ऑडिटर उसे अपना शहर घुमाने के लिए नहीं लेके जाता, उसे सैर व तफरीह नहीं करवाता, उसे होटल में खाने नहीं खिलाता, तो अच्छा करता है। इसलिए कि अगर उसने ये काम किए और ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिए तो ये इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी, और ऐसे ऑडिटर को हम नहीं छोड़ेंगे जो क्लाइंट से खाने खाता हो। इसका इंडिपेंडेंस से क्या लिंक है भैया? इंडिपेंडेंस से लिंक है ना, ये हम कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी करेंगे। बहरहाल अभी ये एक समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मैं तब तक आपका टेस्ट सेटअप करता हूं। आपने 1 मिनट में इसकी रीडिंग कर लें और देख लें क्या ये वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं बुक में। वैसे आपकी बुक का इमेज था। भाई खुद से खाना खाना होता है, फर्म में भी खुद से खाना खाते हैं, फर्म खाना खिलाती है। दुबई का क्या ख्याल है? लंच ब्रेक होती होगी तो आपके लिए खाना लग जाता होगा फर्म में, तो क्लाइंट में भी अपने बल्ले से खाएं, फर्म में भी अपने बल्ले से खाते हैं। चलिए बस ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास टेस्ट है? ये टेस्ट एड अपने सामने रख लें, इसको हम करते हैं डिस्कस। नहीं वापस नहीं करना, ये टेस्ट आपका हुआ, इसको घर ले जाएं, इसको अटेम्प्ट करें। ये वाला टेस्ट है क्योंकि 7 दिन का टाइम होता है ना बाजी, 7 दिन अभी नहीं हुए, 7 दिन होंगे तो फिर टेस्ट वापस मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 24 जून को हुआ है और आज क्या तारीख है? हाँ तभी 1-2 दिन है अभी। चलिए ऑडिट एंड इंश्योरेंस टेस्ट एड, आंसर ऑल 6 क्वेश्चन, ब्लैक, ईच पार्ट ऑन न्यू पेज। ये तो रेगुलर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन 1। अच्छा आप देखिए, आपको पता है कि हमारा मकसद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना, कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते करते अगर मेरे जहन में कोई और एडजस्टमेंट, कोई और चीज आ गई, मैं आपसे वो भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाया हुआ है ना, तो कोई भी पूछ सकता हूँ, ये मेरा हक है। ठीक है चलिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट इशू आइडेंटिफाइड बाय योर टीम। अच्छा अगर कभी ना कोई इनकंसिस्टेंसी हो, यानी जो मैं डिस्कशन के दौरान बोल दूं और जो उधर लिखा हो सॉल्यूशन में, उसमें फर्क हो, इनकंसिस्टेंसी हो, तो आपने क्या करना है, आपने किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि रिटर्न फॉर्म वाला ये सही होगा या जो सर ने डिस्कस किया है ये सही होगा, बल्कि आपने क्या करना है, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है। मेरे से पूछ लेना है, कल पूछ लें कि सर ये आपने सॉल्यूशन में, ये क्लास में ये डिस्कस किया था, सॉल्यूशन में ये कुछ और लिखा हुआ है, बताइए क्या ठीक है। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसे होगा नहीं, एहतियातन बता रहा हूं। और ये सारे टेस्ट के लिए नहीं, जजमेंट अप्लाई नहीं करनी भाईजान, क्योंकि वो जजमेंट नहीं, वो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी होती है। और प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आती है? क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग से आती है आपके पास क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज? सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आपने, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका? तो जजमेंट अप्लाई ना करें। प्रैक्टिस है 6 केस स्टडीज की। चले, रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय योर टीम, mention the impact if any which these might have on the audit report along with proper justification। बताना है। अच्छा क्वेश्चन में सबसे अहम रिक्वायरमेंट में लफ्ज पता है क्या है? एक तो है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन तो हमारी अप्रोच में ऑटोमेटिकली कवर होता है। ईच यानी हमने तीनों को इकट्ठा करके एक ओपिनियन नहीं बताना, हर एक को अलग अलग बताना। चाहे क्लाइंट एक ही है, स्टूडेंट कहने लगा सर क्लाइंट एक ही है, प्रैक्टिकली तो एक ही ओपिनियन देते हैं, तो इसमें हर एक का अलग, किसी केस में हो सकता है क्वालिफाइड हो, किसी में डिस्क्लेमर हो, तो प्रैक्टिकली तो एक ही ओपिनियन देते हैं ना, 2 थोड़ी देते हैं, तो इकट्ठा करके एक ही ना कर लें। उससे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर सिचुएशन का अलग अलग ओपिनियन देना। और वैसे भी हमारी प्रैक्टिस भी है कि क्वेश्चन में इसने 2, 3, 4, 5 इश्यूज बताए हों, हर इशू को अलग अलग एड्रेस करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं? तो आइए फिर
अच्छा बताइए, इसमें क्या ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे हम? क्या ऑडिटर ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा? क्यों नहीं बताएंगे? पूछा सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट है तो वही बताएंगे। आगे चले। अच्छा वैसे सोल्यूशन में ना एक दो जगह पे मैंने लिख दिया हुआ है कि ऑडिटर शैल डू दिस, वो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो कंसेप्ट समझ लीजिए आके आपका बनाने के लिए, इंक्लूड नहीं करना चाहिए था क्योंकि रिक्वायरमेंट में नहीं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ हब मिल्स लिमिटेड। क्या हमारा इनिशियल ऑडिट है? क्या हमारा इनिशियल ऑडिट है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। मैंने ये क्यों पूछा इनिशियल ऑडिट है कि नहीं? अदर मैटर पैराग्राफ के लिए। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन होती तो पता चलता इनिशियल ऑडिट है? कहता यू हैव बीन अपॉइंटेड, ठीक है, और रीअपॉइंटेड का वर्ड यूज करता तो इनिशियल ऑडिट नहीं होता। कहता है इसमें चूंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर द ऑडिट में, तो इसका मतलब है इनिशियल ऑडिट प्रोबेबली नहीं होगा। हम अभी इसमें अदर मैटर इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि क्लियर इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा कि इनिशियल ऑडिट है कि नहीं। एट द प्लानिंग स्टेज मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन्ड एट ₹8 मिलियन। अब बताइए क्या मैंने सिखाया हुआ मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन करनी है? प्रॉफिट का 5%। हाँ, लेकिन नीचे रेवेन्यू दिया हुआ है 800 मिलियन और लॉस दिया हुआ है 22 मिलियन। 22 मिलियन तो चूंकि लॉस दिया हुआ है इसलिए हम उसकी बेस पर मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि किसकी बेस पे करेंगे? एसेट्स की बेस पे करेंगे। अब भाईजान आपको बताया नहीं, उसने खुद से मटेरियलिटी लेवल दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना, ये बताया था कि नहीं? खुद दे दिया फिर कह रहा है नहीं सर रेवेन्यू नहीं एसेट्स। अभी इक्विटी रह गई वो भी बता दो। अच्छा चलें। अच्छा अगर फर्ज कीजिए 8 मिलियन ना दी होती तो फिर हम 22 में लॉस का कर लेते, रेवेन्यू का कितने % करते? 1%। शाबाश, आगे का वो भी 8 मिलियन बनता है। चले, इसका मतलब है उसी की बेस पे उसने कैलकुलेशन की, लेकिन बहरहाल हमने खुद कैलकुलेशन नहीं करनी, क्वेश्चन में उसने दे दिया। ऑडिट टीम हैज कंप्लीटेड ऑडिट फील्ड वर्क फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 एंड हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर योर रिव्यू। सर ये इश्यूज हैं इसके सामने, आप हल कीजिए। पहला, गुड वर्थ ₹3 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑन 5 जुलाई 2018 ड्यू टू पुअर क्वालिटी। Since the goods were returned subsequent to year end, no adjustment has been recorded by the management। एक मिनट, सबसे पहले मेरा भाई मुझे बताइए कि इसमें कीवर्ड कौन सा है? सब्सिक्वेंट भी अहम है, लेकिन इससे भी अहम लफ्ज है पुअर क्वालिटी। डिफेक्टिव इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद रिटर्न हुई। डिफेक्टिव क्या करना चाहिए? एक नहीं 2 काम करने हैं, ये आपको बताया था ना। आई कैप क्या करता है? एक केस स्टडी के अंदर 2 इश्यूज ले आता है, तो हमने क्या करना है? दोनों इश्यूज को हैंडल करना है। इसमें 2 इश्यूज कौन से हैं? एक है रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा है रिवर्सल ऑफ सेल्स। प्लांट की पेमेंट तो रिस्क है, लेकिन यहां पे हमने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, रिस्क असेसमेंट नहीं बताना, ठीक है? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। जाहिर है पुअर क्वालिटी है तो शायद जो प्लांट ये मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी इम्पेयर्ड हो गया हो, बात इनकी ठीक है, हाँ बड़ा खराब बात, ठीक है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा तो रिपोर्ट के अलावा जो चीजें हैं नहीं बतानी, रिस्क वगैरह के बारे में हमने नहीं बताना, प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताना। स्टेप नंबर 1 सेल्स रिवर्स करेंगे। स्टेप नंबर 2 इन्वेंट्री को स्टॉक में इंक्लूड करेंगे एट एनआरबी। 3 मिनट। सिंस द गुड्स वर नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट इन्होंने इंक्लूड नहीं की, तो मिस स्टेटमेंट कितने की हुई? 3 मिलियन की। 3 मिलियन की हुई ना। 3 मिलियन का डेटर शो हो रहा होगा जो कि नहीं होना चाहिए। मिस स्टेटमेंट इसको मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करेंगे। 8 मिलियन, तो ये क्या हुआ? इमटेरियल। हम क्या लिखेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन और मिस स्टेटमेंट को क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल में लिखेंगे। क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल तो लिखना ही नहीं क्योंकि वो तो हमारे अदर प्रोसीजर्स हैं, उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा सिर्फ। बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन में भी लिखेंगे। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन तब आएगा जब क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, जब ओपिनियन करते हैं मेरे साथ ऐसे ही है, वैसे रोने वाली करते हैं मेरे साथ। ओपिनियन अनमोडिफाइड है तो बेसिस और क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे आएगा? और नहीं आएगा,
तो फिर बताइए क्या होगा, क्या लिखा, आइटर शैल एक्सप्रेस। अब नहीं यार, जब तक आप नहीं देखेंगे नहीं ना कहाँ है, एक में अब बताएंगे, अब बताए, पहले चुप करके बैठे थे, अब बताइए। Auditor shall express unmodified opinion if misstatement is immaterial on aggregate basis as well. ना एग्रीगेट का मतलब यही होता है विद अदर मिसस्टेटमेंट। हाँ शाबाश, ये बात कंप्लीट की ना कि जब कभी मैंने बताया था, जब कभी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ना, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि अनमोडिफाइड ओपिनियन, उसके साथ लिखना है इफ मिसस्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एंड क्वालिटेटिव बेसिस, ऑन एग्रीगेट एंड क्वालिटेटिव, क्योंकि कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसी हैं इंडिविजुअली इमटेरियल, एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकती है कि नहीं। कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसे भी है अमाउंट वाइज इमटेरियल लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल हो सकते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल याद है कि नहीं, शाबाश, स्किप कर दिया, आधा कितना बताया था, शाबाश। तो ये आपने लाइन हमेशा लिखनी है, इफ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। HML is facing liquidity issues which has resulted in adverse key financial ratios. To address the issue, अच्छा आप देखें liquidity issues, adverse key financial ratios, going concern की इंडिकेशन, इवेंट कंडीशन आ रही हैं, बिल्कुल। कह रहा है to address the issue HML has sold one of its offices to a company managed by a director of HML. कंपनी मैनेज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ HML, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत। क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम इंफॉर्मेशन यही है, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो से क्या पता चल रहा है, गोइंग कंसर्न रेशियो, और कंपनी मैनेज बाय डायरेक्टर ऑफ HML से क्या पता, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, द ऑफिस वाज सोल्ड फॉर ₹40 million. Since the management had correctly recorded the disposal, no specific disclosure related to this sale have been made in financial statement. Director is confident that these sales proceeds would solve the cash flow problem of HM. अच्छा मुझे बताइए, डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है कि सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है सब। अच्छा इसमें दो इश्यूज हैं, हमने दोनों को अलग एड्रेस करना है। एक है इवर्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट वाला, एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेंगे। याद है कौन से प्रोसीजर, एक प्रोसीजर थे वो जो कि इवेंट्स या कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करने थे, एक थे ऑन बात वाले, लेकिन वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफर कर दें कि लिखने की जरूरत क्यों नहीं, उसने पूछा नहीं, उसने सिर्फ बैक रिपोर्ट पूछा है। हम के आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, यही होगा ना। और फिर इन तीनों का इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता देना, क्योंकि क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं कर रहा कि तीनों में से कौन सी सिचुएशन है। अगर क्वेश्चन हमें कंफर्म कर रहा होता ना कि गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कुछ क्वेश्चन में ये कंफर्म करता है, वो इसमें नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें हमने तीनों सिचुएशन डिस्कस करनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑर्डर्ड मैटर, इवेंट्स या कंडीशन आ जाए तो की ऑर्डर्ड मैटर तो आता है ना उसके ऊपर, और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर दूसरी ऑप्शन, अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनी है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एम्फेसिस ऑन मैटर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे ही बनी है तो एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि परवेसिव मिस स्टेटमेंट। और अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो पैराग्राफ ऐड करेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। स्टूडेंट कहने लगा सर ये इतना लंबा चौड़ी सारी बातें लिखने की क्या जरूरत है, कोई एक ही बात कर देते हैं ना ज्यूम करके, एक गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी, तीनों की बजाय कोई एक बात लिख दे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ओपन छोड़ा इसको, क्योंकि स्पेसिफिकली सिचुएशन उसने नहीं बताई कौन सी है, तो हमने तीनों सिचुएशन को डिस्कस करना है, यही सिखाया ना मैंने आपको। फिर इसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नहीं डिस्क्लोज किया, करना चाहिए था। अब क्या है ये, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो मटेरियल ही है, ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्लियर। इसमें अहम चीज थी कि दो इश्यूज थे, आपने दोनों आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करना था।
पहचान लिया आपने, इसमें दो इश्यूज थे। अगर इस क्वेश्चन में एक लफ्ज ऐड कर देता ना तो एक तीसरा इशू भी आ जाता। अब मैं लफ्ज ऐड करवा रहा हूं, आपने बताना तीसरा इशू क्या आता। वो कहता द ऑफिस वाज सोल्ड फॉर ₹40 million एट ए लॉस ऑफ 10 million। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी आ जाता, वो तो रिलेटेड पार्टी के साथ ही कवर हो जाता है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कि डेप्रिसिएशन जब सिग्निफिकेंट डिस्पोजल पे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस हो, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन आपकी सही रिकॉर्ड नहीं होती रही। ठीक है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी ठीक है वो भी, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी के साथ ही हम एक्सप्लेन कर देते। चलिए थर्ड, यहां पे डिस्पोजल ऑफ नहीं, यहां पे डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट नहीं है। उनका ख्याल है कि डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट है कि मैटर भी आना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सिर्फ एक एसेट बेचा है, अपना जो ऑफिस प्लेस है, ऑफिस वो बेचा है, सिर्फ एक ऑफिस प्रॉपर्टी बेची है। थर्ड, ए कस्टमर हु आउट ₹11 million एट ईयर एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 15 अगस्त 2018। द अमेंडमेंट हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड 50% ऑफ बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा पहला क्वेश्चन चूंकि ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हुआ है, कुछ भी नहीं करना, एडजस्टिंग है। चले, मेरा दूसरा ओपिनियन, चूंकि एडजस्टिंग इवेंट है इसीलिए 11 मिलियन की प्रोविजन अब रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब 11 मिलियन की नहीं, 5 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड, 5.5, क्योंकि वैसे डेटर पूरा बैड डेट हो गया है, 11 मिलियन ही की अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन 5.5 चूंकि पहले 50% रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब बाकी की 50% कर रहे हैं। तो मिस स्टेटमेंट कितने की है? 5.5। इमटेरियल है, शाबाश। तो बताइए क्या लाइन आएगी, इनसे पूछे इनसे क्या लाइन आएगी इधर? मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अनमोडिफाइड ओपिनियन है। ये हाल है जी। भाई क्या लिखेंगे? अगर मैटर मटेरियल है तो, अगर मैटर मटेरियल है तो ये है, ये अंधों को, गूंगे बहरे लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। फिर कहते हैं सर ये आप ऐसे ना, खुद बताएं, ऐसा आप आगे नहीं रोने वाला। भाई बता दिया, तेरी मेहरबानी से। यहां पे क्या लाइन आएगी? आइटम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, साबित हो गया। लाइन क्या आएगी? हाँ? तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। यार अभी एग्रीगेट बेसिस की बात किसने लिखनी है? क्वालिटी यार, मेहरबानी यार, लिख दिया करो भैया, मेहरबानी यार। एग्रीगेट वाली लाइन ऐसे लिखेंगे, आइटम शैल एक्सप्रेस, पहले ऊपर बता दिया इमटेरियल है, फिर आइटम शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन इफ अमाउंट इज इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। नहीं लिख देंगे आप, नहीं लिख पाएंगे, आपसे नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा, कंफर्म है, मुझे कंफर्म है भाई। अभी 10 मिनट पहले बता के नहीं लिख पाए तो वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाके लिख लेंगे, आप लिख लेंगे अच्छे तरीके। अच्छा भाई, एक स्टूडेंट कहने लगा, क्या कहने लगा? सर ठहर जाए, एक चीज आपने नोट नहीं की, वो तो हो गई, ये तीनों की डिस्कस हो गई। मटीरियलिटी लेवल 8 मिलियन, ये तीनों सिचुएशन है एक ही क्लाइंट की। इसका है 3 मिलियन ऊपर, नीचे है 5.5 मिलियन, अलग अलग इमटेरियल है, इकट्ठा कर दे, एक ही क्लाइंट है। नहीं, उसने लिखा हुआ है ईच, अलग अलग बताना, इकट्ठा चाहे एक ही क्लाइंट हो, इकट्ठा नहीं करना। जी क्वेश्चन उनका ये है कि सर इसमें मिस्टेड डेटर बैंकरप्ट हो गया है, इसमें 50% ऑलरेडी काउंट फॉर कर दिया हुआ है, तो इसमें हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। तो अगर पैसे मिल जाए तो जाहिर है उतने से फिर प्रोविजन या बैड डेट कम होना चाहिए, बात इनकी ठीक है। लेकिन अगर उससे कोई रिकवरी एक्सपेक्टेड होती ना तो वो क्वेश्चन में हमें बताता। जब क्वेश्चन में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, इसका मतलब क्या है? कोई रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है, जीरो रिकवरी एक्सपेक्टेड है, सारी की सारी अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कभी डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न हो, डिफेक्टिव और ये ना बताए कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या है, इसकी एनआरवी क्या है, ना बताए, तो हम एनआरवी क्या अज्यूम करेंगे? जीरो।
ठीक है, डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो जाए, समटाइम साथ बता देता इसकी एनआर भी इतनी होगी, समटाइम नहीं बताता। अगर ये कह दिया डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई है लेकिन एनआर भी नहीं बताई तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे फिर? जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें सारी की सारी जो प्रोडक्ट, इसके एनआर भी 0 है, जितनी भी अमाउंट है सारी प्रोवाइड फॉर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसके 6 हिस्से हैं छोटे छोटे, तो जल्दी से करते जाना हमने। रिक्वायर्ड में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन स्टेट व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इशूड। व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो भी इफेक्ट आएगा, जहां कहीं आएगा बता दो। इफेक्ट रिपोर्ट पूछ रहा है। Aragon company made a very poor attempt to conduct the inventory count. You tended, however, there was insufficient evidence that the inventory valuation at rupees 5 million is accurate. यानी एविडेंस नहीं था कि 4 मिलियन की इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं। सेल 50 मिलियन है, प्रॉफिट 15। पहले होता है मिस स्टेटमेंट एंड सॉल्व लिमिटेशन। एक्यूरेट के लफ्ज से आपने इस गलती पे नहीं जाना कि मिस स्टेटमेंट है, उसने कह दिया एविडेंस ही नहीं है। स्कोप लिमिटेशन। मटेरियलिटी लेवल क्या है, सेल्स रेवेन्यू पे बेस करेंगे या प्रॉफिट पे? प्रॉफिट पे। कैलकुलेट कीजिए, मटेरियल है तो इफेक्ट क्या होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। मटेरियलिटी लेवल कितना है, 0.7। अच्छा, क्या ये परवेसिव नहीं हो सकता? परवेसिव होने के लिए अगर अमाउंट्स दी हो ना, कितनी दफा कलप चुका हूं, अमाउंट्स दी हो तो एक एरिया के 10 एरिया ये नहीं देखना, अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करना है। अमाउंट दी, वरना तो 1 लाख मटेरियलिटी लेवल है, एक में स्टेटमेंट 2000 की है, एक 10,000 की है, एक 15,000 की है, परवेसिव हो गए? क्यों? ये तो मल्टीपल एरियाज है। जब अमाउंट्स दी, एग्रीगेट भी नहीं हो रहा मटेरियल, 100 मिलियन 100 बताया यार, 2 तो अगर अमाउंट्स दी हो तो इमटेरियल है कि मटेरियल है कि परवेसिव, ये डिसीजन अमाउंट की बेस पे करना है, एक एरिया के 2 एरिया इस बेस पे नहीं करना। अगर अमाउंट्स ना हो, ये देखें यहाँ पे अमाउंट्स है, अमाउंट्स की बेस पे, और मटेरियल अमाउंट्स की बेस पे परवेसिव होने के लिए जरूरी है कि मटेरियलिटी के 5% से भी ज्यादा हो और बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकी की 50% से भी ज्यादा हो। ये बात मैंने बताई थी पहले, बताई थी, चलो अभी बता दी है ना, अभी भी याद कर लें तो बहुत है, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी अभी भी, अगर अभी भी याद कर लेंगे इसको कि परवेसिव होने के लिए मटेरियलिटी के 5% से ऊपर, वो उसको प्रॉफिट के 50% से तो एक्सीड होना जरूरी है, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी 50% से एक्सीड होना जरूरी है, तभी तो सब्सटेंशियल बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आगे चलते हैं। B company did not provide for a bad debt of 50,000 despite the fact that customer went bankrupt just after the year end. अब नहीं बताया उसने, भाई वाला क्वेश्चन नहीं बताया कि कितनी रिकवरी आएगी इससे, तो क्या करे, 0 रिकवरी। तो प्रोविजन कितने की रिकॉर्ड करनी है, 50,000 की, प्रॉफिट 5 लाख है, कैलकुलेट करें तो मटेरियल बन गई, परवेसिव तो नहीं है, 50% से तो कम है, क्वालिफाइड ओपिनियन। शुक्र है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन भी ऐड करेंगे। सी, S company is being sued by a competitor company for the theft of intellectual property. Amount that S is being sued for is material but not substantial. Material है लेकिन pervasive नहीं है। And the case could go either way. Case could go either way का मतलब क्या है कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। Uncertainty है, आउटलुक प्रोबेबल नहीं है, बल्कि क्या है, अनसर्टेनिटी है। However, this is not mentioned anywhere in the financial statement. होना क्या चाहिए था, डिस्क्लोज, नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है। अगर और कोई नहीं बोलेगा, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और परवेसिव है तो एडवर्स ईएमएफ। ये हाल है। क्वेश्चन में उसने कह नहीं दिया कि मटेरियल है परवेसिव नहीं है, तो फिर हमें दोनों डिस्कस करने चाहिए कि एक। अब क्या था, ये भी मैंने नहीं बताया हुआ, मेहरबानी, इतना तो मैं बताया, यानी बाकी नहीं बताता है, इतना बता देता हूं बस। आगे चलें, देख लेते आगे, ये बताया हुआ कि नहीं। हार्वर्ड कंपनीज कैश रिटेलर, देयर इज नो सिस्टम टू कंफर्म एक्यूरेसी ऑफ कैश शेयर। अच्छा, एक स्टूडेंट कहेगा सर ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस भी तो है, सिस्टम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपोर्ट में इम्पैक्ट पूछा, जब रिपोर्ट में इम्पैक्ट पूछे रिपोर्ट के अंदर ही रहना है, बताया हुआ ना। नो सिस्टम टू कंफर्म एक्यूरेसी ऑफ कैश शेयर, स्कोप लिमिटेशन है, इफ इफेक्ट इज मटेरियल और परवेसिव
डिस्प्ले होगा। क्लियर क्लियर भाई? प्रॉपर बुक्स ऑफ, उन्हें कैश सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला रिक्वायरमेंट नहीं लिखनी। क्या it shall also state in report in other regulatory requirements that proper books of accounts have not been kept in this matter? बताया कि नहीं? नहीं, मैंने ये बताया हुआ है कि नहीं कि जब कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना हो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होगा। अच्छा बताइए, जब बुक्स डिस्ट्रॉय हो जाए, स्कोप लिमिटेशन तो डिस्कस करेंगे करेंगे, प्रॉपर बुक्स डिस्कस करेंगे, बताया हुआ ये। E. Claims company has neglected to include a statement of profit and loss in financial. अगर लीगल केस इंक्लूड ना करें, हम उस पे नहीं माफी देते हैं, उस पे क्वालिफाइड या एडवर्स पे, और ये तो कह रहा है कि पूरी के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड किया, तो मिस स्टेटमेंट इफेक्ट क्या है? क्योंकि वो सारी आइटम ही गायब है। एडवर्स एडवर्स ओपिनियन। Yes, sir. आगे हाँ, auditor shall also explain nature of misstatement in basis for adverse opinion section. F. P company is undergoing a major court case that would bankrupt the company if lost. अगर ये डेट वुड बैंकरप्ट ये लाइन ना लिखे, हम इसे एक्सेप्शन लिटिगेशन की तरफ लेके जाते हैं और एमसीसी ऑफ मैटर पैराग्राफ की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन ये जो उसने अल्फाज लिखते हैं ना, डेट वुड बैंकरप्ट द कंपनी, ये एमसीसी ऑफ मैटर से निकल के अब गोइंग कंसर्न वाली लिस्ट में आ गया है। आप परेशान होते थे ना, सर लीगल केस जो है ये एमसीसी ऑफ मैटर में भी एक्सेप्शन लिटिगेशन में आ रहा है, गोइंग कंसर्न में भी आ रहा है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। सर बैंकरप्सी ऑफ मेजर डेटर एडजस्टिंग इवेंट भी है, एमसीसी मैटर के एग्जांपल में भी सब्सिक्वेंट इवेंट में आ रहा है और गोइंग कंसर्न की लिस्ट में भी आ रहा है। कैसे पता चलेगा? जब वो उसके साथ मेजर डेटर के साथ बता दे ये है वो डेटर जिसको 60% 70% सेल्स कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है वो गोइंग कंसर्न की तरफ भी हमें लेके जा रहा है। तो अच्छा के कह रहा है डायरेक्टर असेस एंड डिस्क्लोज द केस एज कंटीजेंट लायबिलिटी। कोर्ट केस है कंटीजेंट लायबिलिटी के, ऑडिटर्स एग्री विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ। ये हाल है। आप गलत बता रहे हैं, अब सही बताएंगे। फिर बताइए इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं इसका। अब जब मैं कहूँ ना इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है तो पूरा इम्पैक्ट बताना है, एक एक करके नहीं बताना। जब मैं पूछता मजीद तो आपको पता चलता है कुछ और भी है। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ भी ऐड होगा। तो मैं कौन सा पैसे दे रहा हूँ? नहीं दे रहा। If effect is material and aggregate as well, भाईजान वो तो मिस स्टेटमेंट में लिखते हैं, मिस स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं, ये तो मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, मिस स्टेटमेंट है ही नहीं। नहीं हो गया ऑडिट खत्म, सबका हो गया ऑडिट खत्म। हाँ शाबाश शाबाश, बताएंगे नोट्स द अकाउंट्स का रेफरेंस भी देंगे पैराग्राफ में, मैटर को मेंशन करेंगे और एंड पे ये भी लिखेंगे आवर ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। बताया था कि नहीं मैंने? ये बताया हुआ है कि नहीं? तो किन को बता गया हूं मैं? वो कौन लोग थे जो उस वक्त बैठे हुए थे? जी तो ये बताया हुआ था कि नहीं? क्या फायदा हुआ बताने का, खुद बताएं। अच्छा अब नंबरों में भाई हमने कंसेप्ट डिस्कस करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है? कहने सर 6 नंबर है, 1 नंबर में तो यही कुछ होता है। 1 नंबर हमारे फर्म में मुझे याद आ गया, मैनेजर थे, अच्छे कंप्यूटर मैनेजर थे, तो वो दिन का ज्यादा हिस्सा ना बस ऐसे जैसे हम साल गुजार देते ना फ्री टाइम में कुछ भी नहीं करना, तो वो भी ऐसे गुजार दिया करते थे। तो काम शाम इतना कुछ ज्यादा नहीं करते थे, हिसाब का काम। तो उनका एक बैचमेट, हमारे में तो कभी हिम्मत नहीं होती थी ना पूछ लें, लेकिन उनका एक बैचमेट था फर्म में, वो उनसे कहता था यार सारा दिन तुम फारग बैठे रहते, तुम्हें शर्म नहीं आती, काम क्यों नहीं करते तुम? तो कहते हैं भाई जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है ना उतनी तनख्वाह में इतना ही काम हो सकता है। तो भाई कह रहे हैं सर जितने इसके नंबर है ना इतने में सिर्फ मटेरियल यही लिखा जा सकता है। बात तो ठीक है, लेकिन भाई फर्ज कीजिए अगर आपकी तनख्वाह बढ़ गई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और 4 नंबर का आ गया
तो आपकी आदत पड़नी चाहिए ना, ज्यादा की आदत पड़नी चाहिए कि कम के? नहीं भाई, टेस्ट दरमियान में टेस्ट माइंड कर जाएगा, टेस्ट सारा दिन उदास फिरेगा, तो कहेगा आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये ना आज शाम को खुदकुशी कर ले वो, इसको इग्नोर ना करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा सफाई भी है, और 6 कौन सा है? ऐसे बना के गिव 2 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन व्हेन एन एमसीएम मैटर इज इंक्लूडेड एंड 2 एग्जांपल व्हेन अदर मैटर इंक्लूडेड। ये तो पता हुआ है, याद किया हुआ है आपने। 2 क्या 4 भी एग्जांपल्स पूछता तो हम 4 भी बता देते हैं। अच्छा, जिसने जाना है जाए, जिसने एग्जांपल्स बतानी है पूरे क्वेश्चन की वो बताए। देखा पैसे में कितनी ताकत। देख, शाबाश शाबाश। पहले हेडिंग देके बताएं एमसीज ऑफ मैटर, एमसीज ऑफ मैटर। अच्छा, एक भी एग्जांपल गलत हो ना, नाम नहीं मिला, आपने नोट करना है एग्जांपल ठीक है कर। सब्सिक्वेंट इवेंट अकरिंग आफ्टर द ईयर एंड, एक्सेप्शनल लिटिगेशन 2 हो गई हैं। अच्छा ठीक, एक एग्जांपल। अच्छा ठीक, और ये अदर मैटर की है, इनिशियल ऑडिट और व्हेन ऑडिटर ऑडिट्स मोर देन 1 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश शाबाश शाबाश, ये नाम। हाँ जी, 2 नहीं, हाँ लेकिन 2 नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, छोड़े क्लास में। चलिए कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसको आगे लेके चलेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।